हमारी मोर्टेलिटी में चाइना की मोर्टेलिटी में कोई फर्क नहीं है। अगर हम प्रेवलेंस को लेके चलते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मोर्टेलिटी बहुत कम है, कंटेजियस बहुत कम है। आज की डेट में तो एक ही चीज है जिसको अपने आप बताना है, मोबाइल। थोड़ी सी सर ऑडियो में आपकी दिक्कत आ रही है, मैं वापस आपके पास आऊंगा, थोड़ी सी ऑडियो में परेशानी आ रही है। डॉक्टर एमसी मिश्रा सर, 10 लाख तक केस पहुंचने में भारत में 170 दिन लगे थे, और 10 लाख आखिरी की अगर मैं बात करूं तो 11 दिन में 10 लाख केसेस आ गए। ये रैपिड हुआ, ये संख्या इजाफा हुआ। अब इसे कहा जाए कि अमेरिका से भी कंपेयर अगर कर रहे हैं तो यहां से भी ज्यादा फास्ट रेट इंडिया में है। अब भले ही मोर्टेलिटी रेट के ऊपर बात हो रही है कि चलिए ये सुकून देने वाला है, लेकिन सर चैलेंजेस तो आ गए ना सर। क्या ये माने कि लॉकडाउन जो लिया गया वो फेज और अब का जो फेज है जब सब कुछ खुल चुका है, इस वक्त में कुछ प्लानिंग में कमी रही क्या? नहीं, देखो रोहित, कोई प्लानिंग में कमी नहीं है। ये आप यूरोप का ट्रेंड देखिए शुरू का, आप अमेरिका का ट्रेंड देखिए, तो आप कहें आप डेमोक्रेसी है, पॉपुलेशन आपकी डेंसिटी ऐसी है जहां डिस्टेंसिंग होती नहीं है, लोग मास्क नहीं लगाते, तो हम कम्युनिटी, अब वाइड स्प्रेड कम्युनिटी में इन्फेक्शन है, ये मानना पड़ेगा। और आप अगर देखें MIT जो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA का है, उनका प्रिडिक्शन अगर आप देखें तो उनका प्रिडिक्शन है भारत में 3 लाख केसेस भी रोज हो सकते हैं 2020-21 में। तो और हम अमेरिका को भी टेक ओवर कर सकते हैं। अब इसमें कोई आपको बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। हमारी जो 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा है। तो अब जब ये जैसे डॉक्टर के अग्रवाल ने कहा कि अब लोगों के हाथ में है कि संक्रमण को सीमित रखना है या खुला छोड़ना है। तो अगर लोग एहतियात नहीं लेंगे आने जाने पे, गैदरिंग्स पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलने की बात हो रही है, कल बहस हो रही थी कि बॉम्बे की जो लोकल ट्रेन है उनको शुरू किया जाए, प्रेशर हो रहा है पॉलिटिकल। तो अगर ये सब होगा तो आप देखेंगे, और टेस्ट की संख्या बढ़ रही है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। आज टेस्ट की संख्या आप देखिए मार्च के मुकाबले अब देखिए। तो ये जरूर रहा कि लॉकडाउन जो 4 हुए आपके, उससे भारत सरकार और राज्य सरकारों को कुछ तैयारी करने में मदद मिली, समय मिला। लेकिन अगर हम कहें कि हम वायरस को रोकथाम सकते थे तो वो तो केवल एयरपोर्ट्स पे ही अगर रेस्ट्रिक्शन लगता शुरू में तो थम सकता था। अब वो हुआ नहीं। अब जब सब में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, इतने मजदूर हमारे निकले, वो गए हैं भिन्न भिन्न राज्यों में और सबने वहां पर खूब फैलाया। जमात का एक फियास्को हुआ अप्रैल के शुरू में। तो अब लोगों के हाथ में है कि संक्रमण को किस तरह से रोकें। ठीक है सर। अंशुमन कुमार, डॉक्टर अंशुमन कुमार, क्या भारत हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, बड़ा जटिल सवाल है हर्ड इम्यूनिटी वाली जो बात आपने कही है। टेक्निकली हम देखते हैं कि वायरस में जब आबादी का 75-80% लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं और उनमें एंटीबॉडी अगर परसिस्टेंट रहे, मतलब लगातार बना रहे, तब हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन कोरोना वायरस इन्फेक्शन में स्पेसिफिक क्या देखा जा रहा है कि एंटीबॉडी किसी में तो डिटेक्ट होता ही नहीं है, किसी में होता है 2 से 3 महीने बाद डाउन हो जाता है। तो हर्ड इम्यूनिटी का अचीव कर लेना एक बड़ा क्वेश्चनेबल सवाल या निशान है। जैसा डॉक्टर मिश्रा कह रहे थे कि जब रोकना था जब एयरपोर्ट से, तब तो बात सही थी, लेकिन अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन में है। बेशक हम ऑफिशियली अनाउंस करें या ना करें कम्युनिटी ट्रांसमिशन का, लेकिन इतने केसेस के बाद जो आज नंबर आप देख रहे हैं वो पिछले 3 हफ्ते का संक्रमण है, जिसका नंबर आज आपको दिख रहा है। और आज जो स्थिति है, चाहे ट्रांसपोर्ट की हो, जो भी आज आप करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन 3 हफ्ते आगे दिखेगा। मतलब नंबर अभी और बढ़ेंगे। कोशिश क्या करनी चाहिए कि क्षति कम से कम कैसे हो। संक्रमण तो होगा, अब इसमें आप रोक नहीं सकते हैं। क्षति कैसे कम हो, कैसे कम से कम जाने जाएं, हमारी पूरी कोशिश इसी पे रहनी चाहिए। हमारी सारी कोशिश इसी पे होना चाहिए। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे भी पूछ लेता हूं स्वाति महेश्वरी, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। एक खबर और भी आती है, कोरोना एंजाइटी, ये क्या है? और इसे कहा जा रहा है बेहद खतरनाक है। कोरोना एंजाइटी जो है बेहद खतरनाक है क्योंकि लोग घरों में। जरा थोड़ा सा ब्रीफ इसको कर दीजिए, मैं छोटा सा ब्रेक लेके वापस आऊंगा तो फिर इसी पॉइंट पे आऊंगा।
एक तो लॉकडाउन वहा है जिसकी वजह से लोगों को तरह तरह की परेशानियां रही और हम एक सोशल बीइंग है ह्यूमन, और जब हम एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं और हमारा इंटरेक्शन एक दूसरे से नहीं होता है तो ऐसी स्थितियों में हमारे जो मन है उसमें अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। और कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में दिन पे दिन हमें नई नॉलेज मिल रही है, हमारी जानकारियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं और इसके बारे में अजीब अजीब सी खबरें भी आती रहती हैं। कभी पता चलता है कि म्यूटेशन हो रहा है, कभी वैक्सीन के ट्रायल्स रुक रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ दिक्कतें इस तरह से सामने, और ऐसे में लोगों में चिंता बढ़ती जाती है और तो लोगों में एक एंजाइटी डेवलप हो जाती है क्योंकि आप एक ऐसे समय में जब आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, ये किस तरह का वायरस है, ये कैसे बिहेव करेगा। कुछ लोगों में सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं तो कुछ लोग की डेथ तक हो रही है। तो ऐसी स्थिति में लोगों के मन में जो ये एक अनिश्चितता का भाव है इस वक्त कि हमें पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, इसकी वजह से लोगों में कई तरह के अवसाद पैदा हो रहे हैं, कई तरह की डॉक्टर स्वाति मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। मैं ये बात जरूर करूंगा, लेकिन एक और भी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कम से कम सोशल वैल्यूज के साथ इस मैसेज को कन्वे करना कि लोग मिथ में जी रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि 44 साल तक के जो आयु वर्ग है उसके ऊपर इंपैक्ट जो है कोरोना का कम होता है। क्या ये वाकई सोच खतरनाक होती जा रही है? और शायद यही वजह है कि कोरोना की जो संख्या है, संक्रमित होने की संख्या, संक्रमण की जो फैलने की ताकत है वो बढ़ती जा रही है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, तमाम मेहमानों के साथ वापस चलते हैं।
प्रस्तुत करता पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दरअसल कोरोना महामारी के इस पूरे के पूरे पीरियड में भारत दरअसल 9वें महीने में पहुंच चुका है और इस दरमियान जब अप्रैल में आंकड़ा 62 का हर दिन अगर मिलता था तो आज 87,000 से ज्यादा के संक्रमितों की संख्या भारत में देखी जा रही है। सवाल यह रहा कि क्या अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। विपक्ष ने भी कई मुद्दे उठाए कि लॉकडाउन की जो प्लानिंग थी दरअसल वो सही नहीं थी, इस वजह से अर्थव्यवस्था को भी खामियाजा भुगतना पड़ा। लॉकडाउन लगा, दावा सरकार की तरफ से यह किया गया कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाते तो शायद जो कोरोना के संक्रमण की रफ्तार थी वो और बढ़ जाती। लेकिन होता क्या है, 10 लाख का आंकड़ा पहुंचने में भारत में 170 दिन का वक्त लगता है, लेकिन महज 11 दिन में आखिरी 10 लाख का आंकड़ा भारत हासिल कर लेता है संक्रमितों की संख्या को लेकर। यानी चैलेंज तो रहा। सवाल यह भी उठा कि क्या अर्थव्यवस्था को संभालने के चक्कर में हमने लॉकडाउन की जो प्लानिंग की वो बहुत गलत साबित हो गई, या फिर यह माना जाए कि हम जिस तरह से काम कर रहे हैं दरअसल हम अपने आप को खुद असुरक्षित कर रहे हैं और अभी कोरोना का हिमस्खलन भारत में होना बाकी है। मेहमान हमारे साथ जो है एक बार फिर से उनका तारुफ करवाते हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर के अग्रवाल हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं IIMA के। डॉक्टर MC मिश्रा हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स के। और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं, स्पेशलिस्ट हैं मेडिसिन के। फिर से आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर के जरा एक बार फिर से मुझे समझाइए कि जो मैं कह रहा था कि कोरोना का हिमस्खलन, प्लानिंग, अर्थव्यवस्था की बात की गई, इकोनॉमिकली हम बड़े स्ट्रांग नहीं हो पा रहे थे, इस पर भी दिया गया पॉइंट आधार किया गया, लेकिन वहां से आप रिकवर करते हैं। अभी भी जिस 10 लाख की टेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं सर, वो दुनिया में कई देशों के मुकाबले बेहद कम ही माना जा रहा है। और अगर ये फेज है तो उस मिथ को कैसे दूर करें जो लोगों के बीच है, जो मास्क नहीं पहनना चाहते, जो हाथ को सैनिटाइज करने से रुकते हैं। भारत में हर साल 3 लाख बच्चे सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनको निमोनिया या फिर डायरिया कंट्रोल नहीं हो पाता। अगर हम कोरोना से लेके चले 1000 डेथ्स भी अगर हम रोज लेके चले अगले 1 साल तक तो 3,60,000 सिर्फ डेथ्स होती हैं। लेकिन डेथ्स कितनी बचेंगी ये हम नहीं सोच पा रहे। ये 3 लाख बच्चों की डेथ बचेंगी, हार्ट अटैक कम होंगे, ट्रैफिक एक्सीडेंट कम होंगे। सो आई डोंट थिंक सो मोर्टेलिटी इज ए कंसर्न। अल्टीमेटली मोर्टेलिटी कोरोना के कारण से बाकी मोर्टेलिटी हमारी बहुत ज्यादा कम होगी। इस वक्त में लास्ट 9 महीने में हमें कोरोना से बचना मालूम है, ट्रीटमेंट मालूम है, अर्ली ट्रीटमेंट मालूम है, वेंटिलेटर से बचाना मालूम है। एवरीथिंग वी नो। फॉर अस now this disease is like H1N1 or any other disease. आज के डेट में आपको बीमारी से बचाना है, आपकी अपनी जिम्मेवारी है और ये प्रिवेंटेबल है। इससे MDR TB भी तो कंट्रोल हो रहा है। MDR TB भी लोग समझ रहे हैं। अब क्या होगा, TB के अंदर में भी आइसोलेशन क्वारंटाइन चालू हो जाएगा। हर कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर में क्वारंटाइन आइसोलेशन चालू हो जाएगा। लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारे लिए आज की डेट में 9 महीने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि ये बीमारी, यस, इट हैज टॉट अस ए लॉट ऑफ लेसन्स। इट मे स्टिल बी अफेक्टिंग 30% ऑफ द पोस्ट कोविड फेज, बट आज की डेट में इसका प्रिवेंशन संभव है। आप मास्किंग करिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग करिए, हैंड हाइजीन करिए, ओरल हाइजीन करिए। इन 4 चीजों से कोरोना ही नहीं बहुत सारी बीमारियां बचेंगी। और अगर ये बीमारी हो जाए लाइक एनी अदर डिसीज, अगर आप इसको पहले 3 दिन में पकड़ लेते हो, इसका इलाज कर लेते हो, तो इससे लोगों की मृत्यु होना अब असंभव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही और बहुत पॉजिटिव मैसेज है सर, बहुत पॉजिटिव मैसेज है। डॉक्टर अंशुमन,
एक इंपॉर्टेंट बात जो केजरीवाल साहब कह रहे हैं उसी को रिलेट करते हुए सर, एक आंकड़ा यह भी बताता है कि देश में दरअसल 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनके ऊपर संक्रमण का परसेंटेज 51% रहा, यानी 51% वो लोग संक्रमित हुए। लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो दरअसल 60 और 64 के बाद का आंकड़ा है और वो लगभग 54% इंपैक्ट उन पर डालता है। तो क्या ये माने कि युवा वर्ग दरअसल जो खुद को अपने आप को निडर समझता है, उसको लगता है हमें कोरोना नहीं होगा, उसके लिए कोरोना का खतरा कम हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, वैज्ञानिक तरीके से उसे समझना है। कोरोना के संक्रमण के लिए ह्यूमन बॉडी का डीएनए चाहिए। ये बच्चा भी हो सकता है, युवा भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकते हैं। मौत का खतरा सिर्फ वल्नरेबल ग्रुप जिसको बोलते हैं, जिसमें उम्र ज्यादा हो, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर, ट्रांसप्लांट के रोगी में ज्यादा है, उनको अलग कर लीजिए, उसमें मौत के आंकड़े ज्यादा होंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि युवा में संक्रमण नहीं होगा। होने के बाद जान जाने का भी खतरा है, जिसमें माइक्रो एंजियोपैथी और दूसरी तरह की जो तकलीफ हाल फिलहाल में देखेगी कोरोना में, वो युवा में देखा गया और युवा में भी जाने गई हैं। इसलिए बचाव सभी को करना है, बच्चों को भी करना है, युवा को भी करना है। वल्नरेबल ग्रुप में ज्यादा हमें बचना है, बिल्कुल सही है। युवा में रिकवरी ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते युवा पीढ़ी इम्यून है, मतलब उसको कोरोना होगा ही नहीं। इस भ्रम से निकले बाहर। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की कि भ्रम से निकलने की जरूरत है, उस मिथ बस्टर का काम यहां पे करना है। डॉक्टर स्वाति, चूंकि आप मेडिसिन से रिलेट करती हैं तो इसलिए मुझे जानना है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। जो आंकड़े बताते हैं वैक्सीन के, लगभग दुनिया में 60% वैक्सीन की प्रोडक्शन इंडिया करता है, यूनिसेफ को सप्लाई करता है। अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, हर जगह वैक्सीन को इंडिया सप्लाई करता है। आज भी रूस जो वैक्सीन बना रहा है, 10 करोड़ वैक्सीन के डोजेस की इंडिया के साथ टाई अप होने की बात हो रही है, लेकिन फिर भी ये वक्त जो है लगेगा। 2021 के शुरुआती महीने का एक दौर कहा जा रहा है। अभी 90 अरब के आसपास वैक्सीन का कारोबार भारत का है, 2025 तक 250 अरब की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। इतने अच्छे प्रोस्पेक्टिव हैं, लेकिन क्या वैक्सीन के इंतजार में अगर हम कुछ गलतियां कर रहे हैं या फिर वैक्सीन के इंतजार में शायद हमें और अलर्ट होने की जरूरत है? ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसको लोगों को समझना चाहिए। आपकी क्या राय है? बिल्कुल रोहित जी, आपने ठीक कहा है। देखिए, वैक्सीन के बारे में अब रोज रोज खबरें आती हैं और रोज हम सुनते हैं कि अब अक्टूबर के एंड में आ जाएगी, नवंबर के एंड में आ जाएगी। लेकिन जिस तरह से आपने बात बोली वो बिल्कुल ठीक बोली कि ऐलान एक अलग बात है और लोगों तक वैक्सीन का पहुंचना एक अलग बात है, और उसमें समय लगेगा क्योंकि आपको इतनी सारी वायल्स चाहिए, इतनी सारी डोजेस चाहिए। जिस तरह से अभी सीरम इंस्टीट्यूट ने भी बोला है कि अगर ये 2 डोजेस में होती है और हम पूरे विश्व को अगर लगाना चाहते हैं तो हमें 1500 करोड़ डोजेस चाहिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर हम केवल भारत की भी बात करें तो भी हमें बहुत सारी डोजेस चाहिए। 135 करोड़ की हमारी आबादी है। ऐसे में अगर हम 60% जनता को भी वैक्सीन देना चाहें तो भी आप समझ सकते हैं कि करोड़ों में हमें वैक्सीन की जरूरत है। Exactly. तो ये एक समय है जो लगेगा, और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग अपने आप से, जो प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन देश को संदेश दिया था उसमें उन्होंने वर्ड यूज किया था संयम, वही आज भी हमें चाहिए, उसी की आज भी हमें जरूरत है। अगर जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे, देखिए एक समय था जब WHO बोल रहा था कि मास्क लगाने की जरूरत नहीं है और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि मास्क लगाइए। एक समय जब हम ये बोलते थे कि री इन्फेक्शन नहीं होता है कोरोना वायरस, लोगों में एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं भारत में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहां लोगों को दोबारा संक्रमण हो रहा है। तो ये एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में आज भी हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं। अभी भी हमें नहीं मालूम है कि ये वायरस कैसे बिहेव करेगा। दिल्ली में बीच में संरक्षण आपने देखा था, संक्रमण बिल्कुल कंट्रोल हो गया था। 2000 जब मामले आ रहे थे उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगे। अब आप देख रहे हैं फिर से 4000 मामले आ रहे हैं। तो ये वायरस धीरे धीरे अपनी संरचना भी बदल रहा है, म्यूटेट भी कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में वैक्सीन के लिए भी एक चुनौती खड़ी होगी। तो ये वायरस जिसके बारे में अभी हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं, जहां हमें ये पता है कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम सुरक्षित रहें, तो मेरे ख्याल से अगर हम वहां फोकस करें, अगर हम खुद पर एक स्वयं से लॉकडाउन लगाएं, अगर हम खुद के जो हमारा आचरण है उस पर हम एक लॉकडाउन लगाएं कि हम तभी बाहर निकलेंगे जब हमारे लिए जरूरी है, हम हाथों की हाइजीन का ध्यान रखेंगे, हम ओरल हाइजीन का ध्यान रखेंगे, सामाजिक दूरी का ध्यान रखेंगे, तो मुझे लगता है जरूर हम इस संक्रमण को रोक सकते हैं। क्योंकि कई सारे लोग ये सोचने लगे कि एक बार हमें कोरोना हो जाएगा तो उसके बाद तो हमारी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, तो हो जाने देते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार था कि कोई बात नहीं, हो ही जाए तो अच्छा है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि री इन्फेक्शन हो रहा है। इसलिए मैंने हर्ड इम्यूनिटी की बात की थी डॉक्टर स्वाति जी।
देखिए, हर्ड इम्यूनिटी भी रोहित जी अब थोड़ी थोड़ी मुश्किल में पड़ती जा रही है, क्योंकि शुरू में जब हम हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे थे तब हम यही बोल रहे थे कि अगर 60-70% जनता को इन्फेक्शन हो जाएगा तो ऐसे में बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनमें संक्रमण नहीं जाएगा, इसे हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। लेकिन अब जैसे कि अभी डॉक्टर अंशुमन ने भी बोला कि लोगों में इम्यूनिटी एंटीबॉडीज मिल नहीं रही है, 3 महीने के अंदर एंटीबॉडीज खत्म हो जा रही है, शरीर में दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है। ऐसी सभी स्थितियों में हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि जी बिल्कुल, कि आने वाले समय में क्या हर्ड इम्यूनिटी, जब दिल्ली का सेकेंड सीरो सर्वे आया था जिसमें 29% लोगों में इन्फेक्शन मिला था, तब ये बात हो गई थी कि अब दिल्ली शायद अपनी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चली गई है और अब यहाँ संक्रमण नहीं बढ़ेगा। लेकिन आज देखिए फिर से 4000 मामले सामने, यानी चैलेंजेस जस के तस हैं और एहतियात ही बरतना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन हमारे सामने है नहीं, और जब तक वैक्सीन ना आ जाता है। एक बार डॉक्टर मिश्रा से भी बात करूंगा। डॉक्टर मिश्रा, देखिए एक वक्त था जब खबरों में हम दिखाते थे कि मास्क की कमी है, सुरक्षा उपकरणों की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है। आज देश में 15,000 से ज्यादा कोविड फैसिलिटी सेंटर्स हैं। ऐसी खबरें अब नहीं आती कि हॉस्पिटल में दरअसल वेंटिलेटर की कमी हो गई या फिर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की कमी है। तो क्या ये माने कि मेडिकल फील्ड में जो कहा जा रहा था कि इंडिया थोड़ा सा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, तैयार नहीं है, क्या हम तैयार हो चुके हैं और जब तक वैक्सीन ना आए तब तक ये मुकाबला करने में हम सक्षम हो चुके हैं? रोहित, काफी हद तक हुए हैं, लेकिन अभी हाल में कुछ खबरें आई हैं, जैसे मध्य प्रदेश से खबर आई कि ऑक्सीजन की कमी देखी गई, कुछ बेड्स की भी कमी देखी गई, दिल्ली में भी ये बीच में देखने में आया, महाराष्ट्र में भी देखने में आया। और अगर संख्या बढ़ती है तो देखिए, पेंडेमिक जैसी स्थिति में आप आइडियल सिचुएशन नहीं क्रिएट कर सकते और हमेशा सप्लाई और डिमांड में एक मिसमैच रहेगा इसमें कि कितनी हमारी डिमांड है और कितनी सप्लाई है इन चीजों की। लेकिन जो बातें सामने आई, जैसे डॉक्टर स्वाति ने भी कहा, डॉक्टर अंशुमन ने, डॉक्टर अग्रवाल ने, इस वायरस का इलाज आईसीयू नहीं है। आईसीयू में ठीक है, अगर जो बहुत सिक होगा वो जाएगा, ज्यादातर पेशेंट ऑक्सीजन से ठीक हो रहे हैं। नंबर 1, जिनको ऑक्सीजन की दरकार है वो ऑक्सीजन से ठीक हो रहे हैं। ऑक्सीजन एक मेडिसिन की तरह अब इस्तेमाल हो रही है। ऑक्सीजन खाली लाइफ सेविंग उस तरह से नहीं है, ये मेडिसिन है। अब मध्य प्रदेश से कल मैं उसमें प्रोग्राम में था, वहां पे कुछ ऑक्सीजन की कमी देखी गई। उसके अलावा अब आप देखिए, कुछ दवाइयां नहीं थी शुरू में, अब दवाइयां आ गई, एंटीवायरल मेडिकेशन भी डीसीजीआई ने परमिशन दे दी है कि उनका रेमडेसिविर है, फेविफ्लू है, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, इन सब का हो रहा है, जिंक का हो रहा है, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन। तो जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, अगर शुरुआती अवस्था में लोग थोड़ा, अब काफी लोग अभी भी बुखार आने पे एक तो काम पे आ जाते हैं, ये नहीं सोचते कि भाई ये कोविड हो सकता है, काम पे नहीं जाओ और लोगों को मत दो संक्रमण। ये बहुत देखने में आ रहा है कि थोड़ा सा बुखार हो रहा है, उसके बाद भी काम पे आ रहे हैं और कोई मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो अभी जो बेस्ट वैक्सीन है हमारे पास वो मास्क है, बेस्ट वैक्सीन है हमारे पास फिजिकल डिस्टेंसिंग है, और कुछ नहीं है। ठीक है, वैक्सीन आने के बाद भी ये चीजें प्रिकॉशन रखनी होगी। डॉक्टर के अग्रवाल सर, मेरे पास अब चूंकि वक्त कम बचा है, मुझे और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। डॉक्टर के अग्रवाल, 7 राज्य जो भारत के हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं, वो देश की 48% आबादी को कैरी करता है, 48% आबादी वहां से कैरी होती है। सर, उस स्प्रेड को रोकने के लिए, उस थ्रेट को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? एक मैसेज सर, 30 सेकंड में। आई थिंक मेरा तो एक ही सिंपल मैसेज है, अगर आप कोरोना से बच सकते हो, व्हाई नॉट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने आप को बचाओ। और अगर हो जाए तो सो व्हाट, चिंता मत करो। सरकार की पूरी मशीनरी, मेडिकल प्रोफेशन आपको फिर भी बचाएगा अगर आप गलती भी करोगे तो। याद रखिए, गलती ना करें, लेकिन गलती हो जाए तो भी चिंता ना करें। हम लोग हैं, हमारा प्रोफेशन है आपकी सेवा करने के लिए। अच्छा डॉक्टर अंशुमन, एक फाइनल कमेंट आपसे भी, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, सेल्फ मेडिटेशन पे बिलीव करते हैं। उनको लगता है कि अगर हल्का टेम्परेचर हुआ है तो खुद से दवा खा ले, पैरासीटामोल खा ले, एजिथ्रोमाइसिन खा ले। क्या ये सही है या फिर उनके लिए कोई सजेशन? बिल्कुल नहीं। ओवर द काउंटर मेडिसिन बिल्कुल न लें, खास करके कोविड टाइम में। कुछ ऐसी मेडिसिन है जो रिएक्ट कर रही है और आपके जान को खतरा हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, जो मैसेज देना है, कॉन्सेप्ट ऑफ 3T पे काम करें। टेस्टिंग सरकार अस्पताल कर रही है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जनता और सरकार और सारी मशीनरी पारदर्शी रहे एक दूसरे से, टुगेदरनेस, पूरी मेडिकल टीम के साथ आप कोऑपरेट करें, आपके साथ सरकार कोऑपरेट करे, सब लोग मिलके अगर करें तो 3T के फॉर्मूले पे हम आराम से निकल सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तमाम डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि देखिए एक ऐसे वक्त पर हम हैं जब कोरोना की रफ्तार तो बढ़ रही है लेकिन लोग मौन हो चुके हैं, उसकी चर्चा कोई नहीं करना चाह रहा। लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत जरूरी था, इसलिए बड़ी बहस में हमने सोचा कि हम ऐसे मुद्दे पर बात करें जिसको आप जानना चाहते हैं, जिससे आप डरे हुए हैं और जिससे आपको सुरक्षित रखने की कोशिश जी हिंदुस्तान करना चाहता है। इसलिए हमने कोविड पर चर्चा की और पहलू यही है कि आप सुरक्षित तभी रह सकेंगे जब आप एहतियात बरतेंगे। वैसे दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जी हिंदुस्तान का ऐप कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, ये मेरी सहयोगी आपको बता रही है, वो देख लीजिए। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।